तो कल का क्लास हम लोग देखें, जस्ट एक क्विक व्यू। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना, कि अगर एस फेज में चला गया और G1 फेज से एस फेज में गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उसके बाद उसका जो कंटेंट है डीएनए का उस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखे थे। उसके बाद हम लोग डिवाइड किए थे कितने हिस्से हैं कैरियोकाइनेसिस के, और कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का विभाजन। ठीक, इसको फिर हम लोग बांटे थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और फिर आखिरी अवस्था था इसका साइटोकाइनेसिस। फिर हम लोग देखे कि हाँ, ये एक हम लोग क्या कहते हैं नोट्स लिखे थे। फिर यहाँ पर आए, देखिए कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ये हो गया। यहाँ लास्ट हम लोग किए थे कि इस तरीके से ये थे। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को देखना है कहाँ पे, पहले डायग्राम देख लें G1 फेज का। G1 फेज, ठीक है, पहले देखिए G1 फेज। ये एज यूजुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग पहले सेल डिवीजन को एनिमल सेल पर लागू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्लांट सेल में देखेंगे कहाँ अंतर आ जाता है। ठीक, क्योंकि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही पूरा प्रोसेस एक जैसा ही रहता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो हम लोग देख लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनिमल सेल का ये स्थिति, तो अंदर में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, तो ये न्यूक्लियस का बाउंड्री NM मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसका बाहर में सेंट्रोसोम दिखाई पड़ेगा, ये हो गया सेंट्रोसोम। और ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इन्हें कहते हैं एस्ट्रल रेज, इन्हें कहते हैं एस्ट्रल रेज। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, पर आगे चल के देखिएगा जब ये विभाजित होकर दो बनेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को थामे रखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये इससे सरफेस से बाहर की ओर निकले हुए पाए जाते हैं, एस्ट्रल रेज। अब रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां कौन होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक चीज बताइए, क्रोमोसोम हम लोग को यहां कैसे अवस्था में दिखाई देगा। तो अगर आप लोग भूल गए हैं, जैसा कि होता है बड़े लोग भूल जाया करते हैं, तो याद दिला दें, ये एक धागा रूपी संरचना जैसा नजर आएगा और वो कहलाएगा क्रोमैटिन फाइबर, वो कहलाएगा क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर एक ही डीएनए के साथ होगा, एक धागा है तो एक डीएनए, ठीक है, और उसके बीच में कहीं पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एक उलझा हुआ, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आएगा, और उसको हम नाम दिए थे क्या हम लोग, सेंट्रोमेयर। तो हम लोग दो क्रोमोसोम लेकर चलें, है ना, अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सके आगे। तो ये देखिए बहुत बड़ा है इसलिए ऐसा नजर आ रहा है, एक ये रहा और दूसरा ऐसे रहा। ठीक है, तो एक में देखिए इतना, एक इतना बड़ा और दूसरा लगभग लगभग बराबर नजर आ रहा है ना, और एक में ये वाला बड़ा, ये वाला थोड़ा छोटा। तो देखिए, तो क्रोमोसोम पढ़ते समय हम लोग देखे थे ना, सेंट्रोमेयर थोड़ा सा किसी का बीच में रहता है ह्यूमन में, किसी का साइड में खिसका हुआ रहता है, तो वही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, क्रोमैटिन फाइबर्स, और यही है क्रोमोसोम।
इस अवस्था में अभी क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर हम लोग जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो हम लोग को ये उलझे हुए कुछ धागे की तरह नजर आएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम आप G1 फेज में या एस फेज में नहीं देख पाएंगे, ये उलझे हुए धागे की तरह लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। यहां तक पूरा कीजिए। अब जरा आप लोग बताइएगा, एस फेज में अगर हम लोग इसको पहुंचा दें तो एस फेज में कैसा नजर आएगा? अच्छा, हम बारी बारी से पूछते हैं, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई अंतर हम लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोग को क्या नजर आ रहा है? इधर बड़ा सा सेंट्रोसोम। क्या सेंट्रोसोम में अंदर नजर आएगा? आएगा। और पता है क्या, एस फेज के अंत में सेंट्रोसोम 1 से बढ़कर 2 हो जाएंगे, बताए थे ना। एस फेज में डीएनए डबल होता है और सेंट्रोसोम भी डबल हो जाता है। तो हम लोग बार बार बोलते हैं डबल मतलब बहुत बड़ा सा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। डबल मतलब यहां 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेचारा एक ही होता है पर सेल। तो एक सेल में अगर एक, तो 2 सेल में कितने? एक सेल में 2 हो जाएंगे डबल होने के बाद। और अंदर के तरफ आते हैं, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कोई अंतर पड़ेगा? नहीं असर पड़ेगा। क्या क्रोमेटिन फाइबर्स पे अंतर पड़ेगा? पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक शेप की तरफ अभी नहीं जाएगा, लेकिन वो डबल थ्रेड वाला हो जाएगा और उसको हम लोग कहेंगे क्रोमैटिड्स। तो अब आया एस फेज में एक से 2 हो गए। ये एज यूजुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब डबल डबल दिख रहा है। ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही से बने हैं ना दोनों का ओरिजिन सेम है, इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अगर एक ठो व्हाइट वाला और एक ठो ग्रीन वाला कहें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये आपस में सिस्टर वाला रिलेशन नहीं है, दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों अलग क्रोमोसोम से बने, इसलिए ये दोनों, ये व्हाइट वाला एक ग्रीन वाला आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। कोई शक? क्या डाउट बोलिए। ये व्हाइट वाला एक धागा देख रहे हैं ना, इस व्हाइट वाले का 2 धागा बन गया। कैसे? डीएनए डबल हुआ तो इसका डीएनए और इसका डीएनए सेम टू सेम होगा, और एक ही से बढ़कर 2 बने हैं ना, इसलिए इन दोनों का ओरिजिन क्या होगा? सेम। तो जब ओरिजिन सेम है तो ये आपस में सिस्टर रिलेशन रखेंगे। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, तो दोनों आपस में क्या है? भाई है, बहन है, तो इसलिए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। उसी तरह से ग्रीन वाले को देखिए, ये दोनों एक ही से बने हैं, एक ही पेरेंट से बने, इसलिए आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन
दो चचेरा भाई बहन आपस में सिस्टर ब्रदर तो मतलब इमीडिएट ब्रदर सिस्टर तो नहीं होंगे, है ना। हाँ, ये एक ही सेल के हैं, लेकिन इसका ओरिजिन अलग, इसका ओरिजिन अलग, इसलिए ये वाला और ये वाला आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ये बात समझ में आ गई। और देखिए तो बात ही बात में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये वाला क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर नहीं रहा, अब क्रोमेटिड्स हो गए। एक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड्स। और बताने की आवश्यकता है क्या कि ये सेंट्रोमेयर है, ये भी सेंट्रोमेयर है। और ये कौन से स्टेज में है, एस फेज। एस फेज के अंत में हम लोग को ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब आप पूरा कर सकते हैं। अब देखिए तो अगला स्टेज कौन सा, अगला स्टेज G2 फेज। G2 फेज में क्या क्या होता है याद है ना। G2 फेज में तैयारी करेगा एम फेज का। अगर नए प्रोटीन बनेंगे तो कौन वाले, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेंगे। क्यों, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल में उनकी आवश्यकता पड़ेगी और कोई ऐसा विशेष चेंज हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक दो चीज हम लोग यहाँ पे नोटेड बाय इंपॉर्टेंट पॉइंट में जोड़ेंगे, वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, एक बात बताइए, जीवन फेज में नए नए प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे कि नहीं। अरे बनेगा, नहीं तो सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे। लंबे समय तक उसको जीवन जीना है तो जीवन फेज ही वो अवस्था है जिसमें वो अपने जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ बना लेता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है किन के मदद से करेगा, आरएनए के मदद से करेगा। ठीक, आरएनए किन के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम के साथ मिलकर बनाएगा। और राइबोसोम किसके ऊपर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यानी अगर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना है तो राइबोसोम का नंबर बढ़ाना होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बढ़ाना होगा। और इस बने हुए प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी जब अधिक मात्रा में इन पदार्थों को बनाना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम, इनकी मात्रा बढ़ानी होगी। इन G1 फेज ER यानी SER एंड RER, Golgi complex and ribosomes increase in number, याद रखिएगा। जीवन फेज में देखिए सब एक बार में एक जगह बता देंगे ना तो क्या होगा, याद करने में ही पूरा समय निकल जाएगा। तो हम लोग पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर पलट कर आते हैं समझने के लिए, तो बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। अब जब अंडरस्टैंडिंग बन जाता है तो हम लोग सोचना शुरू करते हैं, अच्छा ये होगा तो काहे होगा, और तब हम इसको लॉजिकली प्रूव कर पाएंगे। इसीलिए चाहिए गोल्जी, इसीलिए चाहिए राइबोसोम, इसीलिए चाहिए ER। अब याद करने का जरूरत पड़ेगा, चॉइसेस देखते ही आंसर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से कुल मिला के इस चीज को हम लोग 3 बार 4 बार रिपीट कर गए चैप्टर पढ़ने के दौरान।
तो आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपका रिवीजन भी हो गया और आपको सारा चीज़ याद रहेगा। अब जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेगा, देखिएगा आपसे नहीं चुकेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे। जो लोग भी बात मानकर प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर देयर प्रैक्टिस पर्पस 2016 के बाद, क्योंकि बुक जो चल रहा है वो 2016 ऑनवर्ड्स आया था, तो आप देखिएगा आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। अधिकतर जहाँ पे डाउट हो रहा है, दो कारण से नहीं बनेगा। पहला कि उसमें किसी और चैप्टर का चीज़ घुसाया गया है, तब थोड़ा सा ओवरलैपिंग के वजह से हम लोग से थोड़ा छूटेगा। और दूसरा कहाँ पर कि हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा ठीक से नहीं किए वो, तब। अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, जीवन फेज का तो बात कर लिए, इस फेज में भी समझ गए क्या क्या होने वाला है, इसमें कुछ नया नहीं है। G2 फेज में क्या होगा, देखिए G2 फेज में हम लोग क्या पढ़ कर गए हैं लास्ट अभी, कि एम फेज का तैयारी होगा G2 फेज में। एम फेज में क्या होगा, पहले न्यूक्लियस बटेगा, फिर साइटोप्लाज्म बटेगा। सोचिए जब साइटोप्लाज्म बटेगा, दोनों में बराबर बराबर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डालना होगा कि नहीं। जैसे एक सेल को जिंदा रहने के लिए मान लेते हैं 5 ठो माइटोकॉन्ड्रिया और 6 ठो क्लोरोप्लास्ट चाहिए। प्लांट सेल ले लिए फॉर एग्जांपल, प्लांट सेल में एक सेल को जिंदा रहने के लिए, ठीक से काम करने के लिए 5 माइटोकॉन्ड्रिया 6 क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ठीक है। अब ये सेल बेचारा ये भूल गया कि हमको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बढ़ाना है, वो 5 माइटोकॉन्ड्रिया और 6 ठो क्लोरोप्लास्ट के बैठा हुआ है। जब साइटोकाइनेसिस की बारी आएगी, साइटोप्लाज्म 2 बराबर भाग में बांटने का टाइम आएगा, उस समय मुसीबत पे पड़ेगा कि नहीं। कैसे, उसके पास तो 6 ही ठो है, तो 3 ठो एक डॉटर सेल में, 3 ठो दूसरे डॉटर सेल में देगा। अब ना इसका काम बनेगा ना इसका काम बनेगा, नतीजा क्या होगा, दोनों मर जाएंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया 5 ठो है, अब 5 को 1 ठो को आधा करेगा कैंची चला के, अढ़ाई देगा, ये तो नहीं होने वाला है, तो परेशानी हो जाएगी, समझ गए। यानी कि इसको कोई ऐसा फेज भी चाहिए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संख्या बढ़ाए। दिस इज द राइट टाइम, G2 फेज, ठीक है। इसलिए इन G2 फेज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplasts increase their number by डिवीजन। और कोई बताएंगे इस डिवीजन का नाम, नेम ऑफ द डिवीजन। बैक्टीरिया में डिवीजन बता चुके हैं, वहां नाम भी लिए हैं, क्या होगा। ओह, साइटोकाइनेसिस तो बोलिए, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस कहिए, इसी का दूसरा नाम है बाइनरी फिजन। ए माइटोसिस, माइटोसिस और बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इस अवस्था में G2 अवस्था में यह काम किया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद ये अलग नहीं होंगे, एक साथ इकट्ठा रहेंगे, ताकि क्या होगा, बंटवारा करते समय 20 से तोड़ के आधा इसको आधा उसको दे देगा। बाई डिवीजन, और इसका नाम है डिवीजन का एमाइटोसिस या बाइनरी फिजन, और यह है नेम ऑफ द डिवीजन। तो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को जान लेना चाहिए, ले लिए, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, मन लग रहा है। इसमें नयापन है,
सेल जैसा बोरिंग नहीं है। सेल में तो हम लोग बहुत सारा चीज़ पहले से पढ़े हुए थे ना, इसलिए लगता था क्या है कि पढ़ा हुआ चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, आधा से ज़्यादा लगता था पता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ नया है। और 9th में जिस लेवल पे पढ़ते हैं उससे काफ़ी ऊपर के लेवल का आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल पे, है ना। इतना डिटेल हम लोग को वहाँ नहीं पता रहता। बढ़ सकते हैं आगे। इस बोर्ड से एक फ़ायदा हुआ, आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बोर्ड पर नज़र आ रही हैं, और उसको देखते हुए जब हम समझ रहे हैं, अब जब आप घर पे खुद से पढ़िएगा आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग इसका होगा। और फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप लोग से बार बार कहते हैं, क्लास के पहले एक बार हमसे मिल के सारा चीज़ क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका बेसिक बढ़िया हो जाए, और अब आप आगे बढ़िएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आपका एक ही टारगेट होना चाहिए भाई, हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। और अभी भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज बायो का नहीं लिए हैं, प्लीज़ प्लीज़ ले लीजिएगा। 200-250 रुपया पड़ेगा, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। इतना पैसा तो ऐसे ही आप लोग दोस्तों पे उड़ा देते हैं, किसी चीज़ पे तो उड़ाते होंगे, सब खर्चा करता ही है। तो 1 महीने का थोड़ा सा पॉकेट मनी बचा के ले लीजिए, आपका भविष्य बन जाएगा, आप ही का फायदा होगा, हमारा कुछ नहीं। अच्छा सोचिए, सबसे ज्यादा विद्या दिमाग किसके पास होना चाहिए? तो बुक सेलर के पास ना। लेकिन देखिएगा सबसे गरीब वही रह जाता है। क्या है? पढ़ाई की चीज को बेच रहा है, और बेच तो रहा है ठीक है, लेकिन पढ़ भी नहीं रहा है। सोचिए, किताब के बीच में बैठा हुआ, अगर वो किसी भी कंपटीशन के लिए जो किताब बेच रहा है अपने पढ़ लिया होता, आज अवसर लगा होता कहीं। तो इसलिए मत सोचिए कि दुकान वाले से खरीद लीजिएगा तो उसका फायदा होगा ना, उसका जिंदगी जहां है वही रहेगा, आपको फायदा हो जाएगा। ला, हम ही अगर नीट कर लेंगे तो आप लोगों को कौन नीट करवाएगा? हो गया यहां तक? कुछ तो कमी रहा होगा, तो वही अफसोस फिजिक्स में लाइन टाइम ज़्यादा लग रहा था। चले आगे बढ़े। तो जो गलती हम लोग की, देखिए गप करने लगिएगा, बात करने लगिएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। एक तो आप लिख नहीं रहे हैं, दूसरा आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, है ना, आप ही के फायदे के लिए। ठीक है, तो दो चीज इसमें लेट प्रोपेज में और रिमार्केबल हो जाएगा। क्रोमोसोम्स एक्स शेप के नजर आने लगेंगे, नहीं लग रहा है एक्स शेप का, है ना। और दूसरा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टूट जाएगा। तो अब जरा सोचिए, बोलिए कहां दिक्कत है, बोलिए बोलिए बोलिए। ये एक्स शेप का क्यों नजर आ रहा है? तो विघटन दिखाई पड़ता है। अब एक चीज देखिए, अगर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है तो फाइनली क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज में ये नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या क्या होने वाला है वो देखिए। सीरियल नंबर 3, अब यहां जो नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, या क्या हम लोग को पता चलेगा? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER disintegrate and disappear in cytoplasm। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, वो है क्या?
इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये टूट जाएंगे, ठीक है, और टूटकर साइटोप्लाज्म में खो जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। मतलब आप इनको अगर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण समझते हैं? याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय बताए थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ये हिस्से हैं, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या करता है? कंपार्टमेंट में बांट देता है सेल को, छोटे छोटे खाने में। अभी सेल डिवीजन के लिए जा रहा है, और वो अगर कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहेगा, हर एक मटेरियल को बराबर बांट पाएगा? नहीं संभव है। इसीलिए इसे क्या करना पड़ता है? जो इसने अपने अंदर कंपार्टमेंट बनाए हुए थे, कंपार्टमेंट को तोड़ देता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड कर लेगा तब फिर वो नए तरीके से कंपार्टमेंट बना लेगा। अभी इसका जरूरत नहीं है, इसे हटा दिया, ठीक। उसके बाद सीरियल नंबर 4, द गोल्जी नहीं, द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट also disappear। ये भी दिखना बंद हो जाते हैं। ये एक कोने में कहीं रहेंगे जरूर, ये टूटकर बिखर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें आगे के सेल में भेजना है, जो डॉटर सेल्स है उनमें भेजना है, इसलिए वो इकट्ठे रहेंगे, लेकिन वो अभी इतने प्रोनाउंसली, इतने अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अटेंडेंस हो गया यहां तक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सीरियल नंबर 5, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, इसका क्या होने वाला है वो देखिए। द डिग्रेडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and ribosome and some RNA। देखिए तो राइबोसोम, आरएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ही हिस्से है ना, न्यूक्लियस के ही अंदर ना राइबोसोम बन रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही तो आरएनए बनते हैं। तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो टूट रहा है वो राइबोसोम और आरएनए मिलकर क्या करता है? कंबाइंडली फॉर्म ए प्रोटेक्टिंग कवर ओवर ईच क्रोमोसोम called पेलिकल, ठीक है। उसे पेलिकल का नाम दिया जाता है, और वो क्रोमोसोम के एक प्रोटेक्टिंग कवर की तरह रहते हैं, ठीक है। यहां तक लिखिए, फिर इस प्रोटेक्टिंग कवर का जरूरत क्यों पड़ा ये बता देते हैं।